ठीक है। तो लास्ट में हमने जो देखा था वो केमिकल एब्सॉर्प्शन और फिजिकल एब्सॉर्प्शन और इनके बीच का डिफरेंस देखा था। टेक्स्ट क्लोज कर दो। उसमें हमने एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन देखा था। फॉर्मूला क्या था? x by m। x स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है। और इसका हमने टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखा था और ग्राफ प्लॉट किए थे। केमिकल के लिए अलग था और फिजिकल के लिए अलग था। अब क्वेश्चन आता है कि इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल पढ़ेंगे कि फिजिकल पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ना चाहिए? हमारे काम का क्या होना चाहिए? केमिकल वाला क्योंकि केमिस्ट्री है, फिजिकल में तो केमिस्ट्री हो नहीं रही है, तो जिसमें केमिस्ट्री हो रही है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे आसान सवाल ये है कि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें आता है एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और यहाँ पे आता है प्रेशर, और ये मान के चलते हैं कि T जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसके पहले हमने किसको चेंज किया था? टेम्परेचर को। और किसको कांस्टेंट रखा था? प्रेशर को। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोबारिक। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोबारिक। ठीक है। इसी हिसाब से अब यहाँ पर हम लोग केमिकल एब्सॉर्प्शन के लिए ये ग्राफ देख रहे हैं। कौन सा ग्राफ? एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। तो क्या हो सकता है? सोच के देखो। 30 सेकंड आपके पास है। ग्राफ कैसे हो सकता है? बढ़ेगा, कम होगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। इस रूम का एग्जांपल लेके देख सकते हो। मिल गया आंसर? क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने की वजह से एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा कि कम होगा? ये मान के चलते हैं कि यहाँ इस रूम में गैस है और जिसका कोई प्रेशर रहेगा पर्टिकुलर, इसको हम लोग ये मान के कि यहाँ पे जो रॉड लगा है ये हमारा एडसॉर्बेंट है, मतलब सॉलिड है। तो गैस को सॉलिड के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करेंगे और यहाँ पे एडसॉर्प्शन हो जाएगा। तो सपोज ये मान के चलते हैं कि 100 पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? 100 की वजह से। हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा? देखो अब इसमें 100 पार्टिकल गैसेस के इनिशियली, ये तो रॉड 80 है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए इनिशियली कुछ भी एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो अभी प्रेशर किसकी वजह से था? 100 की वजह से। आफ्टर सम टाइम 80 गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं क्योंकि 20 पार्टिकल डिपॉजिट हो गए। तो ये जो 20 पार्टिकल डिपॉजिट हो गए, क्या ये प्रेशर क्रिएट करेंगे? नहीं, प्रेशर वही क्रिएट करेंगे जो रैंडम मोशन में होंगे, और ये वाले जो है वो रैंडम मोशन में नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। क्या चेंज किया वो नहीं बताया मैंने, सिर्फ हम आगे जा रहे हैं, एब्सॉर्प्शन हो रहा है। हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो एब्सॉर्प्शन होने की वजह से नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ रहे कि कम हो रहे? इधर से इधर जा रहे हैं तो हम देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो गैसियस पार्टिकल कम हो रहे बढ़ रहे? मतलब एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाएगा, एब्सॉर्प्शन होते जाएगा, और एब्सॉर्प्शन होते जाएगा तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होते जाएंगे, और नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम होते जाएंगे तो प्रेशर भी कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कम होगा। ओके। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है? एब्सॉर्प्शन हो रहा है मतलब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम हो रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है। तो इफ मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो ये रिएक्शन क्या करेगा? प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। ली चैटलर ठीक उल्टा करता है। हम क्या करते हैं? रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये रिएक्शन क्या करेगा? प्रेशर कम करेगा। तो इस रिएक्शन का प्रेशर कब कम होगा? जब वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तब, या जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तब? देखो हम इधर से इधर जा रहे हैं मतलब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल किसमें का क्वांटिटी बढ़ेगा कि कम होगा? देखो पहले गैसियस पार्टिकल ज्यादा है, एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ था, फिर गैसियस पार्टिकल कितने हैं? 80, क्योंकि 20 पार्टिकल का एब्सॉर्प्शन हुआ।
तो यहाँ पे टाइम t0 था, यहाँ पे टाइम 10 सेकंड है। तो इस 10 सेकंड में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल जो रैंडम मोशन में है उनका क्वांटिटी बढ़ा कि कम हुआ? इसका मतलब ओवरऑल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो हम लेफ्ट टू राइट आते हैं, मतलब एडसॉर्प्शन होता है। इस रूम में 100 पार्टिकल है, 20 पार्टिकल इस रॉड के ऊपर एडसॉर्ब हो गए, तो उस रूम के अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इफ हमको रूम के अंदर का प्रेशर कम करना है, इसका मतलब एडसॉर्प्शन हो रहा है। एडसॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब रूम का प्रेशर, डिसॉर्प्शन होगा तो रूम का प्रेशर, सही है ना? तो रूम का प्रेशर कब कब होगा? जब एडसॉर्प्शन होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और प्रेशर कब बढ़ेगा? जब वो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। ठीक, नहीं समझ रहे? ठीक है ना? अब हमने प्रेशर को बढ़ाया, ली चैटलेट बोलता है कि हम प्रेशर को बढ़ा दें तो रिएक्शन उल्टा करता है। हमने प्रेशर को बढ़ाया तो ये क्या करेगा? प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा? फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तब ये प्रेशर को कम कराता है, और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आता है तब प्रेशर को बढ़ाता है। तो हम क्या सोचते हैं? हम प्रेशर बढ़ा के देखेंगे तो रिएक्शन क्या करेगा? उल्टा सोचेगा, मुझे प्रेशर बढ़ने से रोकना है। तो प्रेशर बढ़ने से रोकना है तो वो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो जितना इस रूम का प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे उतना रिएक्शन क्या करेगा? उस रूम का प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, और रूम का प्रेशर कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गैसियस पार्टिकल कहाँ पे डिपॉजिट करेगा? एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। तो उसी एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर पहले कम पार्टिकल अटैच थे, अब ज्यादा पार्टिकल। इसका मतलब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। नहीं समझ रहे? हाँ या नहीं? ठीक है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि जब प्रेशर हम लोग कम रखेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम रहेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट लो प्रेशर x by m is directly proportional to p। सही है? प्रेशर कम रहेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। अरे समझ रहा है कि समझ रहा है? मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं, हाँ या नहीं? ठीक है ना? अब इधर जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, इधर आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। लीक चैप्टर में बताया था, हम जैसा करते हैं उसका उल्टा कर रहे हो। हम प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेशर को कम करेगा, और प्रेशर को कम करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा गैसियस पार्टिकल का क्या करेगा? एडसॉर्प्शन करेगा। ठीक है? अब इसमें मैं बोल सकता हूं दिस इज लो प्रेशर, दिस इज मीडियम प्रेशर एंड दिस इज हाई प्रेशर। सही है? तो हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ ऐसे आएगा। सही गलत है? क्यों? क्योंकि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, अरे हम प्रेशर को कम कर, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन क्यों बढ़ रहा है? वो समझ में आ रहा है क्यों बढ़ रहा है? हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं क्योंकि ये रिलेशन हमने बनाया एक्सपेरिमेंट से। हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन प्रेशर को कम करेगा। रिएक्शन प्रेशर को कम करने के लिए क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा गैसियस पार्टिकल को इस एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर क्या करेगा? एडसॉर्ब करेगा। और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जब एडसॉर्ब होंगे इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब क्लियर है? ठीक है ना? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ते जाएंगे। ठीक है? अभी के लिए मैंने लो टेंपरेचर लो प्रेशर पे लिखा है, बाद में हाई प्रेशर पे लिखेंगे कि कंडीशन क्या होगी। ठीक है? अब हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऐसे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। दूसरा ऑप्शन दो ग्राफ बना दे एक साथ, इसको बोलता हूं मैं x और इसको बोलता हूं y। कौन सा सही लगता है लॉजिकली मैचिंग में? बोलो कौन सा सही लगता है?
अरे दो ही ऑप्शन है ना, नहीं बोलना होगा तो बोलो, मैं कंटिन्यू करता पूछूंगा भी नहीं। दो ऑप्शन है आपके पास, बार बार पूछता हूँ मैं, आप बताते नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्यों वाई ठीक लगता है? अब इस रॉड के ऊपर एक्टिव साइड है 50, कितने 50, और मॉलिक्यूल कितने घूम रहे हैं 100। तो पहले हमने थोड़ा सा प्रेशर कम बढ़ाया, तो ये क्या करेगा, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है 100 में से 20 पार्टिकल एडसॉर्ब हो गए, पहले एक भी नहीं था, अब एडसॉर्ब हो गए 20, तो इसका मतलब एब्सॉर्प्शन बढ़ गया। आफ्टर सम टाइम फिर से 20 पार्टिकल एडसॉर्ब हो गए प्रेशर बढ़ाने की वजह से। अब कितना हो गया, 40 हो गया, जो पार्टिकल एडसॉर्ब हो गए वो। हमने फिर से प्रेशर, अभी एक्टिव साइड है कि नहीं है, कितने हैं 10। अब फिर से हमने प्रेशर को बढ़ाया, तो ये क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा, और प्रेशर को कम करने के लिए क्या करेगा, एब्सॉर्प्शन करेगा। अब इसने फिर से 10 पार्टिकल का एब्सॉर्प्शन कर दिया। अब कितने पार्टिकल एब्सॉर्ब हो गए, मतलब 50% मतलब एब्सॉर्ब हो गए। अब हम फिर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एब्सॉर्प्शन होना चाहिए ना, लेकिन एब्सॉर्प्शन होगा साथ में डिसॉर्प्शन भी होगा, मतलब दोनों के दोनों प्रोसेस चलेंगे। तो इनडायरेक्टली इस सरफेस के ऊपर कितने पार्टिकल एडसॉर्ब रहेंगे, मतलब आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओगे फिर भी एडसॉर्बेंट, मतलब जो एडसॉर्ब होने का जो एबिलिटी था वो उतना ही रहेगा। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एट हाई प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है, तो इस प्रेशर को बोलते हैं पीएस। पीएस का मतलब होता है सैचुरेशन प्रेशर, इसका मतलब होता है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अब वो कुछ चेंज नहीं करेगा। तो इस प्रेशर से प्रेशर जब कम था तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ता था, लेकिन जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, आप प्रेशर को कितना भी चेंज करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन टू द पावर 0। इसका मतलब ये हमने देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ r का पावर 0। r का पावर 0 का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब ऑर्डर कितना रहेगा 0। अब वो 0 कहां लिखते हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता है। हमने r0 ऐसा लिखा था और एक में r0 ऐसा लिखा था, इसका मतलब था इंडिपेंडेंट, और इसका मतलब होता है एट टाइम 0 मतलब इनिशियल। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो लो प्रेशर पे हमको कुछ अलग मिला और हाई प्रेशर पे हमको कुछ और मिल रहा है। ठीक है, लो प्रेशर पे क्यों बढ़ा वो समझ में आ रहा है, क्यों बढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो वो प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहा है। हाई प्रेशर पे क्या हुआ, जितने एक्टिव साइड थे पूरे के पूरे इनएक्टिव हो गए, क्योंकि ये केमिकल एब्सॉर्प्शन यूनिमोलिक्यूलर मतलब यूनिलेयर होता है, तो लेयर के पूरे एक्टिव साइड जो रहेंगे वो इनएक्टिव हो गए। तो अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। ये लो प्रेशर पे है, ये हाई प्रेशर पे है। इंटरमीडिएट पे क्या रहेगा, एट मीडियम प्रेशर x by m equals to p to the power 1 minus m, ये वैल्यू चलता है। ठीक है, मतलब ये इस रेंज में रहेगा। n का वैल्यू 1 रखा, क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। n का वैल्यू मैंने 2 रखा तो कितना हो गया, 0.5 हो गया। सॉरी, n का वैल्यू 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ना p टू द पावर हाफ, सही है ना, p टू द पावर क्या हो जाएगा हाफ। अब मैंने 1 बाय मतलब 3 रखा तो ये बन जाएगा p टू द पावर 1 बाय 3। इसका मतलब जो n का वैल्यू रहेगा वो 0 नहीं रहेगा, वो 0 से ज्यादा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है ये 0.2 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। कहाँ पे, ये मीडियम रेंज पे। तो लो प्रेशर पे कुछ और नेचर शो कर रहा है, हाई प्रेशर पे कुछ और नेचर शो कर रहा है, मीडियम रेंज पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइड, इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज करता हूँ x by m
इक्वल्स टू k इंटू p टू द पावर 1 माइनस n। ऐसे इससे क्या मिलेगा? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब ये जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, लेकिन सैचुरेशन प्रेशर के बाद क्या होगा? उसके एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है ये कौन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो वो कांस्टेंट का वैल्यू जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसका ग्राफ निकालना होगा, और इसका ग्राफ निकालने के लिए हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा? लॉग x by m इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 by n लॉग। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस। अब स्लोप जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसका मतलब ग्राफ जो रहेगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ही आएगा। मैं ये पूछ रहा था ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस एक्सिस पे लिखता हूँ log x by y, और इस एक्सिस पे लिखता हूँ log p। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो ग्राफ निकालता हूँ टेम्पररी, 3 निकाल लीजिए बाय टू गेट 1। विच इज करेक्ट? मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। बोलो A, B, C तीनों। इस n का वैल्यू, ये जो n है इसका वैल्यू 0 तो नहीं रहेगा, 0 से ज्यादा ही रहेगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा। सही है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से x वाला आना चाहिए ऐसे। तो इसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। इंटरसेप्ट मतलब क्या है? ये c वाला, तो ये जो वैल्यू रहेगा ये किसका रहेगा? log a का। अब क्या बचा? स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? 1 by n। तो इससे हमको ये जो हमने n लिया था उसका भी वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे जो k था इसका भी वैल्यू मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर गैस के लिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने n का और k का वैल्यू निकाल दिया। तो इस वैल्यू को यूज करके बाद में फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ था ये क्या था? प्रेशर वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये पहला वाला। इसमें T क्या है? कांस्टेंट था ना। अब यहाँ पे मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने दूसरा किया, और फिर मैंने तीसरा किया। तीनों करने के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था, डाटा जो भी है, ठीक है, तो एक था T1, दूसरा था T2, तीसरा था T3। इसका लेवल लगाना भूल गया, और बाद में पता चला कि T1, T2 और T3 में से T3 सबसे ज्यादा है और T1 सबसे कम है। ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गया कौन सा ग्राफ T1 का है, कौन सा T2 का है, कौन सा T3 का है। This is A, this is B and this is C। कौन सा होना चाहिए किसके लिए? देखो, आइसोथर्मल का मतलब होता है आपने शुरू किया और खत्म किया, तो शुरू करने से लेकर खत्म करने का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, पूरा लाइफ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ जाने तक। फिर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो आपको ग्राफ यहाँ से यहाँ मिला, फिर यहाँ से यहाँ मिला। क्या लगता है T1 के लिए कौन सा होना चाहिए? C वाला।
क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम रहेगा। तो T3 में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका एडसॉर्प्शन जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। तो A जो रहेगा वो T3 के लिए रहेगा, B जो रहेगा वो T2 के लिए रहेगा, और C जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, T1 के लिए रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और इस एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, जिसका नाम था फ्रेंडलिच। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये था, तो नाम ही ऐसा है फ्रेंडलिच, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये था इसके बारे में, एडसॉर्प्शन के बारे में। टेक्स्ट बुक निकालो एक बार। है फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्या वही है? हाँ, डिफरेंट है। फ्रेंडली होगा। अब ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रहेगा। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर का मतलब क्या हुआ, इसलिए पूछा, राइट द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम प्रेशर आफ्टर विच नो एडसॉर्प्शन विल बी देयर। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं एडसॉर्प्शन होगा, लेकिन जितना एडसॉर्प्शन होगा उतना ही डिसॉर्प्शन होगा। तो सैचुरेशन प्रेशर के बाद रेट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसऑर्प्शन विल बी इक्वल। ठीक है, here rate of adsorption is maximum and rate of desorption is minimum. Here both will be, इसका मतलब है कि आगे जाएंगे तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन मैक्सिमम रहेगा और रेट ऑफ एडसॉर्प्शन मिनिमम रहेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए ये वाला ग्राफ जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, हमने कैटलिस्ट का थोड़ा सा एक बार कैटलिस्ट के बारे में बताया था मैंने। कैटलिस्ट काम क्या करता है एक्चुअली, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, कितने टाइप डिपेंड करता है कि हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज किया और रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो ये कैसे बढ़ाता है, ये पहले प्रश्न है। बाद में पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इसको कम करता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करेगा वो बताने का काम करेंगे कि कैटलिस्ट का मैकेनिज्म कैसे है, मतलब कैटलिस्ट किस प्रकार से काम करता है, ये बताने के लिए 3 थ्योरीज को यूज करते हैं। पहला जो थ्योरी होता है इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट थ्योरी। नाम सुना इंटरमीडिएट का? क्या होता है इंटरमीडिएट का मतलब? इंटरमीडिएट, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट कभी कभी डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग वन स्टेप रिएक्शन, और उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कोई रिएक्शन, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन जो रहेगा वो 2 स्टेप में हो रहा है, और जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब रेट फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे, फिर दूसरे का, और दोनों में से जिस रिएक्शन का रेट कम रहेगा उसी के ऊपर
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट 1, intermediate 1 is converted into intermediate 2 and intermediate 2 is converted into product, ऐसे। ठीक है, टेक्स्ट क्लोज कर दो। तो ऐसा पॉसिबल है। तो इंटरमीडिएट जो होता है वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? तो स्टेबल को कन्वर्ट मतलब स्टेबल दो बातें हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है और इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहेगा कि इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहेगा? क्यों? क्योंकि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका कन्वर्जन डिफिकल्ट होता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इससे, यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस इज रिएक्टेंट और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है एंड दिस इज प्रोडक्ट। अब मैंने आपको पूछा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? प्रोडक्ट का। तो जिसका एनर्जी कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका कन्वर्जन डिफिकल्ट होता है। इस रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट मिला नहीं मिला? SN1 SN2 याद है, उसमें हमने ग्राफ भी देखा था। जितने स्टेप का रिएक्शन होता है उतने ट्रांजिशन स्टेट मिलते हैं। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है? इसका मतलब यहाँ पे ओनली ट्रांजिशन स्टेट 1 रहेगा। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है? तो ये रहेगा ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये रहेगा ट्रांजिशन स्टेट 2। इसमें कितने रहेंगे? मुझे इसके लिए ग्राफ निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से मैं जो ग्राफ निकालूंगा वो ऐसे आएगा। तो ये किसके लिए रहेगा? रिएक्टेंट के लिए। ये किसके लिए रहेगा? प्रोडक्ट के लिए। ये रहेगा ट्रांजिशन स्टेट 1, ये रहेगा ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये रहेगा इंटरमीडिएट। सही है? क्लियर है? तो ये वाला जो ग्राफ था वो किसके लिए था? इनके लिए। तो इंटरमीडिएट थ्योरी ऐसा कहती है कि इफ कोई रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है, कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हम किसको यूज करते हैं? कैटालिस्ट। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये कैटालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर क्या करता है? इंटरमीडिएट बनाता है। और वो वाला जो इंटरमीडिएट रहेगा वो कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। और वो वाला हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस कैटालिस्ट का काम क्या हुआ? कैटालिस्ट का काम क्या हुआ? किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलके क्या बनाना? इंटरमीडिएट बनाना। और उस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो इंटरमीडिएट क्या करेगा? बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। और जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैटालिस्ट क्या करेगा? उसका साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो इस थ्योरी समझ में काम कैसे कर रहा है? कैसे करेगा? हमारे पास दो रिएक्टेंट है A प्लस B और इन दोनों का रिएक्शन करके प्रोडक्ट इजीली नहीं बन रहा है। तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा? ये A जो रहेगा वो C के साथ बॉन्ड बनाएगा और इंटरमीडिएट बनेगा। C मतलब कौन? कैटालिस्ट। और ये वाला जो है ये कैसा है? अनस्टेबल। लेकिन A जो था वो कैसा था? स्टेबल। जब A स्टेबल रहेगा तो वो B के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे अब ये क्या हो गया? अनस्टेबल, तो अब ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होगा और अब ये I क्या करेगा? ये B के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा? C बाहर निकलेगा। C मतलब कैटालिस्ट। तो ये काम होता है कैटालिस्ट का। तो ऐसे भी रिएक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट थ्योरी। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट थ्योरी। सेकंड वाला जो थ्योरी होता है उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहता है कि सपोज ये इन दोनों का रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो कैटालिस्ट क्या करेगा? अपने सरफेस के ऊपर उनको बुलाएगा। जैसे N2 का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो NH3 बनता है और यहाँ पे कैटालिस्ट होता है H2। ये उस दिन मैंने बताया था शायद। अब होता ऐसे है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन।
तो इस रिएक्शन में ये थोड़ा सा भाव खा रहा है, कौन? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बोल रहा है कि मेरा बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, एटॉमिक साइज छोटा है, तो मेरा बॉन्ड इजीली नहीं टूट सकता है और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए टाइम ज्यादा लगता है और इसीलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगता है। तो अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है, सही है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइम को डिक्रीज करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए किसको यूज करेंगे? कैटलिस्ट। और हमने एज ए कैटलिस्ट करके किसको बुलाया? Fe को। अब ये Fe जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। जब ये N2 से H2 बनेगा, 3H2 रहेंगे यहाँ, 3H2 रहेगा, तो क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी अनपेड अनपेड रहेगा। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्टिव रहेगा? एक्टिव बोल दो हमने, सेकंड वाला, ठीक है। सपोज हमने बोला कि इसके दो बॉन्ड तोड़ दिए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो होता है ऐसे कि जब ये नाइट्रोजन इस Fe के सरफेस के ऊपर आएगा तो वो एडसॉर्ब होगा, कहां पे? सरफेस पे। तो जैसे वो एडसॉर्प्शन होगा तो एडसॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये यहां से क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा और जो हीट यहां से रिलीज हुआ था वो हम किसके लिए यूज करेंगे? बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका मतलब इस कैटलिस्ट ने क्या किया, जो नाइट्रोजन बोल रहा था मेरा ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड इजीली नहीं टूट रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसने हीट सप्लाई किया। इसने हीट खुद दिया, खुद जनरेट नहीं हुआ, वो हीट कहां से जनरेट हुआ? जब ये N2 इस आयरन के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हुआ तो वहां से जो हीट जनरेट हुआ था उस हीट को, उस एनर्जी को हमने ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज किया। तो जिस नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, या तो वो 2 रहेगा या तो वो 1 रहेगा। तो जो पहले बोल रहा था कि ये बॉन्ड तोड़ने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए टाइम कम लगेगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेकंड वाला थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। दोनों सही है, एक इंटरमीडिएट वाला भी सही है और दूसरा एडसॉर्प्शन वाला भी सही है। समझा नहीं समझा? काम कैसे करते वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा जो थ्योरी होता है उसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। अब ये नया क्या बताएगा? ये नया कुछ नहीं करेगा, ये इन दोनों को कंबाइन करेगा। मतलब एडसॉर्प्शन होगा, फिर इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो एडसॉर्प्शन होने की वजह से पहले वो अनस्टेबल है, उसको फिर से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेंगे तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो रिएक्शन और फास्ट होगा। तो ये होता है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो होता है 5 स्टेप में होता है। ओके, इफ्यूजन पता है? इफ्यूजन और डिफ्यूजन, बोलो। इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, कोई नाम सुना है इससे पहले? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? आई थिंक मैंने बताया था, इससे मुझे पता था, लग रहा है। जो परफ्यूम का जो आता है सिलेंडर छोटा वाला, छोटा, उसमें छोटा सा नॉब होता है सामने ऊपर, जैसे हम लोग उस नॉब को प्रेस करते हैं तो एक पिन होल से गैस बाहर निकलता है, और एक पिन होल से गैस बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और उस पिन होल को मैंने यहाँ, मतलब इस नॉब को यहाँ से प्रेस कर दिया तो यहाँ पे जो गैस रिलीज हुआ वो वहां तक ट्रेवल कर रहा है, तो इस गैस के जो ट्रेवल को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज होना मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना, और इफ्यूजन का मतलब होता है किसी छोटे से पिन होल से बाहर निकलना, ठीक है। तो यह सब तब होता है जब अंदर जो सब्सटेंस रखा है, ठीक है, उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसे गैस एलपीजी गैस होता है तो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉब को हम लोग ओपन करते हैं तो वहां से गैस जो होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो वो भी कौन सा प्रोसेस रहेगा? डिफ्यूजन। आप किसी ने गैस का नॉब वहां पे ऑन कर दिया, आप दूसरे रूम में बैठे हो, वहां आपको वहां तक स्मेल आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक साइड पे यहाँ पे कैटालिस्ट है और एक साइड से यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट के गैसियस पार्टिकल इस साइड में आ रहे हैं
मतलब कि गैसियस पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन या इफ्यूजन? डिफ्यूजन। तो पहला प्रोसेस जो रहेगा वो होना चाहिए डिफ्यूजन। क्या होना चाहिए? डिफ्यूजन। ठीक है, जब वो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, एडसॉर्प्शन। और जब वो एडसॉर्प्शन करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, और बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कैसा है, हाईली, और वो इजीली किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसका काम, इसका काम क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब जैसे ही वो N2 यहाँ पे आया, क्योंकि ये N2 का स्टेबिलिटी ज्यादा था, तो इसका स्टेबिलिटी कम करने के लिए जब वो इस सरफेस के ऊपर आएगा तो वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, जो हाईली अनस्टेबल रहेगा, और ये इंटरमीडिएट डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, डिसॉर्प्शन। क्या करेगा, डिसॉर्प्शन। अब ये N2 जो था वो H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बनाया। क्या ये NH3 यहीं पे रहेगा, ये इधर जाएगा, ट्रैवल कर रहा है ना वो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन पहले भी होता है, डिफ्यूजन लास्ट में भी होता है। समझ में आ रहा है? ये ठीक वैसे ही है, जैसे यहाँ से आप पढ़ने के लिए बाहर गए, आपको वहाँ पे रूम देखना है, तो आपको रूम देखने के लिए नॉर्मली टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप वहाँ पे किसी कंसल्टेंट, मतलब कंसल्टेंट के पास जाते हो, उनके पास रूम के बहुत सारे एड्रेस होते हैं, वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा, आपको बताएगा कि ये एड्रेस यहाँ पे, आपको किस एरिया में चाहिए, इसका रेंट कितना है। आप उनमें से किसी एक रूम को सिलेक्ट करोगे, वो आपको एड्रेस देगा, और जिसका मकान है उसका आपको नंबर दे देगा, आप वहाँ पे चले जाओ, तो आपको रूम मिल गया। मतलब आप पहले आपको नॉर्मली रूम ढूंढने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उसके वजह से आपको टाइम कम लग रहा है। तो वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे आप घूम रहे हो, मतलब आप डिफ्यूज हो रहे हो। आप उसके ऑफिस में जाके बैठ गए, मतलब आपका एडसॉर्प्शन हो गया, बातें चल रही है, वो आपको रूम दिखा रहा है, आप इंटरमीडिएट बन गए, अनस्टेबल बन गए। ये भी वो, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, या इसके गैलरी से भी व्यू अच्छा आ रहा है, यहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा है। बस ऐसे टाइम के ऊपर किसी ने बोला ना, उसके पास ही मत जाओ, पैसे ज्यादा लेता है, तो भी हम नहीं मानते, नहीं वो बोल रहा है वो सही है, वो खराब मस्त है, क्योंकि हम अनस्टेबल बन गए। और जैसे हमको घर मिल गया, खुश, डिसऑप्शन रूम की तरफ। ठीक है, तो ये है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है कैटलिस्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में से किसी एक तरीके से क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, ऑल आर पॉसिबल। ठीक है, तो दीज आर दी थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट जो रहेगा वो काम किस प्रकार से करेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर। अब कोई जैसे कैटलिस्ट बोले तो नॉर्मली हमने यूज किया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में। एक तो कैटलिस्ट के नाम विद रिएक्शन, कोई भी दो चार के नाम जो हमने कहीं पढ़े हैं। प्लैटिनम को वगैरह यूज करते किसके लिए, हाइड्रोजनेशन करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए। फिर V2O5 को यूज किया था हमने कई लोगों ने, किस पर, V2O5 SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया था। वो कौन सा था, कांटेक्ट प्रोसेस में। कांटेक्ट प्रोसेस देखा ना, 4 चैम्बर वाला P ब्लॉक में H2SO4 का प्रिपरेशन मेथड सल्फर से पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया था। फिर इसका रिएक्शन हमने H2O के साथ करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा सिंपल रिएक्शन। बीच में हमको ओलियम भी मिला था, ओलियम पता है ना, हाँ वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट यूज किया था, वैनेडियम, ये वाला था। अब याद है, मैं तो मुझे भी लगा ये कहीं ना कहीं देखा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने किसी को पूछा कि हमको कैटालिस्ट यूज करना है, तो एक्चुअली रिएक्शन कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर होता है कि इनसाइड में होता है, सरफेस के ऊपर होता है। सही है, अब सरफेस के ऊपर एक्टिव साइड जितने ज्यादा रहेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, उनको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। बहुत बड़ा हॉल है हमारा, जहाँ पे ऑफिस है, लेकिन बैठने के लिए रूम 10 ही है, मतलब चेयर्स 10 ही है।
मतलब एक्टिव साइड कितने हैं? तो जगह ज्यादा होने से मतलब क्या है, एक्टिव साइड होनी चाहिए ना। तो बैठने में 10 जगह है तो कितने लोग बैठेंगे? और बहुत सारे मतलब पूरा पैक करते हैं चेयर लगा के। तो नंबर ऑफ चेयर्स, एक्टिव साइड्स, तो रिएक्शन भी जल्दी होगा, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब कैटालिस्ट होने से मतलब नहीं है, कैटालिस्ट एक्टिव साइड के साथ होना चाहिए। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक साइड में 10 ग्राम हमने वैनेडियम पेंटॉक्साइड लिया 10 ग्राम, इधर भी 10 ग्राम लिया, तो फर्क क्या दोनों में? कुछ नहीं, वेट सेम ही है। ये वाला रॉड के शेप में है, ये वाला पाउडर के शेप में है। कौन रिएक्शन जल्दी शो करेगा? क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रफ सरफेस की मतलब कैटालिस्ट जब यूज करते हैं ना, जैसे हम प्लैटिनम को यूज किया था इलेक्ट्रोड करके, तो प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर मैंने बोला था सरफेस रफ है, प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इस केस को लेके चलते हैं, इस वाले केस को। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस थ्योरी को यूज कर रहे हैं हम लोग? इंटरमीडिएट थ्योरी। अब मैंने आपको बोला कोई भी काम आपको एक साथ करना है तो उसके लिए ऐसा होगा, और आप दो स्टेप में करते हो तो काम थोड़ा सा हल्का लगता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये काम करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए था आपको, लेकिन इंटरमीडिएट बनने की वजह से कम हो गया। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इसका ग्राफ निकालेंगे हम लोग, इस सेकंड वाले का तो ग्राफ कैसे बढ़ता है। तो ये वाला जो था मतलब ये वाला जो था एक्टिवेशन एनर्जी, ये कौन सा था? विदाउट कैटालिस्ट। और ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा यहाँ पे, ये कौन सा रहेगा? विद कैटालिस्ट। तो दोनों को मेजर करते हैं, ये विद कैटालिस्ट और ये विदाउट कैटालिस्ट। तो विदाउट कैटालिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और विद कैटालिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इससे मैंने आपको बोला था कैटालिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। कैसे? वो डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम करेगा, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट पहले हाई एनर्जी पे था वो ट्रांजिशन स्टेट अब लो एनर्जी पे रहेगा। ठीक है, तो ये काम होता है कैटालिस्ट का। अब मैंने आपको पूछा कैटालिस्ट के बारे में 4 वर्ड लिखो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। दूसरा किससे बोलो? रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा और पाथ वही है, चेंज हुआ। पहले रिएक्शन का पाथ ये वाला था, अब रिएक्शन का पाथ ये बन गया। तो इसने ऐसा रास्ता सिलेक्ट किया जो पहले से लंबा या पहले से छोटा है, मतलब ये न्यू पाथ जनरेट करेगा। और ये जो न्यू पाथ रहेगा वो पहले से छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? कैटालिस्ट का स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटालिस्ट को ही यूज कर सकते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी और क्या बोल सकते हैं? किसी ने बोला कैटालिस्ट का डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलोगे? किसी ने बोला कैटालिस्ट का डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलोगे? The substance which reduces the which increases the rate of reaction, that is called as catalyst. Okay. तो डेफिनेशन पढ़ो लेंगे 4-5 पॉइंट ऐसे पढ़ा लेंगे। होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट दोनों में फर्क क्या है? नाम से पता चल जाएगा, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस।
जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का और कैटालिस्ट दोनों का स्टेट, फिजिकल स्टेट सेम होता है, उसको बोलेंगे होमोजेनियस। दोनों रिएक्टेंट का स्टेट नहीं, रिएक्टेंट का और कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस। डिफरेंट रहेगा तो हेटेरोजेनियस। SO2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और इसके लिए हम B2O5 को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमको SO3 मिल रहा है। ये जो है वो कौन से स्टेट में है? गैसीय स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। तो ये कौन सा हो गया? सेम रिएक्शन को करता हूँ, SO2 का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे और यहाँ पे मैंने NO को यूज किया और यहाँ पे SO3 दिया। ये भी कैटालिस्ट का काम करता है। इसमें ये वाला रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट और ये कैटालिस्ट तीनों के तीनों सेम फेज में है। तो जब ये सेम फेज में रहेंगे तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस। समझ में आ रहा है क्या यार? अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड किस टाइप का है? हेटेरोजेनियस पक्का। तीसरा आता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और चौथा आता है नेगेटिव कैटालिस्ट। कब यूज करेंगे और क्या हो सकता है? नाम से देख लो एक बार। H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा? H2O प्लस O। मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं। हमारे काम के कौन से इंटरमीडिएट वाले? अब मैंने बोला कि यहाँ पे R जो है वो P में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रिएक्शन वेरी फास्ट है। फास्ट नहीं है, वेरी फास्ट है। फिर भी मुझे इस रिएक्शन को स्टडी करना है, क्योंकि इस रिएक्शन को किसी का ना किसी को तो स्टडी करना होगा ना। लेकिन वो रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट हो रहा है कि वो रिएक्शन हमको पता ही नहीं चल रहा है और फिर भी हमको उसको स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कैटालिस्ट यूज करेंगे जो इस रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। तो वो कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल, अनफेवरेबल। लेकिन हमको हमारे लिए कंडीशन फेवरेबल बनाना है तो यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करे। और कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने का काम करते हैं और ऐसे कैटालिस्ट को बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। जैसे H2O से H2O2 से H2O प्लस O2 मिलना है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और इस रिएक्शन का स्पीड कम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं H3PO4। नाम, इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो रहेगा ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नेगेटिव कैटालिस्ट का। यहाँ पे NO को लगाने के वजह से इस रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, मतलब NO जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव कैटालिस्ट। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव कैटालिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा। एक आता है ऑटो कैटालिस्ट, इसका ऑटो के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। R अटैच टू COOR का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा R अटैच टू COOH, साथ में मिलेगा R अटैच टू OH। ये एसिड है और इस रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एसिड को ही यूज करते हैं। तो इसमें जिस रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट ही कैटालिस्ट का काम करता है, उस रिएक्शन में हमको अलग से कैटालिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट मतलब इफ किसी रिएक्टेंट का बनाया हुआ प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन का रेट बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ऐसे कैटालिस्ट को बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। समझ में आ रहा है? एक बार देख लो पांचों: होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है। नंबर 6 प्रमोटर।
एंड नंबर 7 पॉइजन। सही है ना, पॉइजन, प्रमोटर एंड पॉइजन। अब ये क्या हो सकते हैं, जितना पढ़ना था यहाँ पे तो देख दे, इसमें क्या हो सकता है। हमने ये पढ़ा था एंजाइम में को एंजाइम और को फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग एंजाइम के साथ अटैच करने की वजह से एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ता है। सेम काम करते हैं प्रमोटर और पॉइजन। प्रमोटर वो होता है जो इंडिपेंडेंट रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये प्रमोटर किसी कैटालिस्ट के साथ अटैच होता है तो उस कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इसको बोलते हैं प्रमोटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम कर रहा है जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके काम करने का स्पीड कम करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइजन। सही है, ये कौन है, खुद कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे किसी के साथ जुड़ जाएगा ना तो उसका काम करने का स्पीड बढ़ जाएगा। ये वो है जो खुद कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसका काम करने का स्पीड कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इस रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्टेंट में हम Fe के साथ MO को लगा देते हैं। MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिब्डेनम। तो जब आयरन को मॉलिब्डेनम के साथ अटैच करते हैं तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को और फास्ट करता है। लेकिन इसको निकाल लेंगे तो बोलेगा मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन Fe के साथ अटैच होने से वो Fe का एक्टिविटी बढ़ा देता है, तो इसमें MO जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है इस रिएक्शन को हल्का सा स्लो करना होता है, तो Fe के साथ अटैच करते हैं H2S को। इसको निकाल दिया तो कुछ काम नहीं कर रहा है, इसको साथ में लगा दिया तो ये क्या करता है, उस रिएक्शन का रेट कम करता है। समझ में आ रहा है। तो प्रमोटर और पॉइजन इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जैसे ये किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ जाते हैं तो उस रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, मतलब उस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को चेंज करते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्रमोटर और दूसरे को बोलते हैं पॉइजन। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट, प्रमोटर एंड पॉइजन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक्स्ट बुक निकालो।